तो सबसे बड़ी न्यूज यही है कि यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, स्पेसिफिकली रशिया ने तो नहीं सोचा था। अब यूक्रेन के क्लेम्स की माने, एफएसबी उनकी क्या एसबीयू उनकी एजेंसी है, जैसे यूक्रेन में केजीबी एफएसबी वगैरह है, अमेरिका में सीआईए है, हमारे यहाँ रॉ है, तो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है एसबीयू करके, उनका कुछ अपनी भाषा में मतलब है, इंग्लिश में फुल फॉर्म नहीं है उसकी। तो उनकी माने तो रशिया के पास 100 बॉम्बर जेट्स थे। बॉम्बर यानी कि किसी और टेरिटरी में पेनेट्रेट करता है और बॉम्बिंग करके वापस आ जाता है। उनमें से 33 जो है या तो कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं, या मतलब या तो डिस्ट्रॉय हो गए या कुछ हद तक डैमेज है, माने ऑफ शेल्फ हो गए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी थे जो जिनका प्रोडक्शन भी बंद हो गया है, जिनकी सप्लाई चेन्स बंद हो गई हैं और रशिया के लिए काफी क्रूशियल थे। उनमें से कुछ ऐसे प्लेन्स थे जिनके, जैसे इंडिया के पास फैल्कन है, फैल्कन क्या करता है, हवा में उड़ता है, उसके ऊपर ना एक रडार सिस्टम लगा हुआ है, तो अर्ली वार्निंग, एवियोनिक्स वार्निंग्स दे देता है कि यहाँ से मिसाइल टारगेट हुआ, या जैसे हमें पता चल जाता है ना पाकिस्तान से कुछ चंडीगढ़ के लिए लॉक हुआ तो यहाँ सायरन बज रहे थे। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक एस्टैब्लिश्ड होता है, उसमें से जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो भी ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि रशिया के 2 प्लेन्स वैसे वाले भी डैमेज हो गए हैं, जिनको शायद नियर फ्यूचर में रिप्लेसमेंट भी ना मिले, उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग से खरीदेंगे नहीं, अब और कौन बचा, यूरोप से भी खरीदेंगे नहीं, खुद उनके पास अभी है नहीं। तो देखा जाए तो रशियन एयर डिफेंसेस के लिए या रशियन ऑफेंसिव्स के लिए, डिफेंसिव तो चलो नहीं, ऑफेंसिव यानी कि हमला करने की कैपेसिटी पे उन्होंने अटैक किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि रशिया नस्तेनाबूत हो गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया कोई उससे बड़ा अटैक करेगा, और ये एस्केलेशन यूक्रेन को छोड़ते हुए और आगे के देशों में, मे बी पोलैंड और ऊपर अदर अदर रीजन्स में चली जाए, या यूक्रेन के जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां से कोई लीकेज हो जाए। तो पूरा यूरोप तैयारी कर रहा है कि अगर एस्केलेशन हो गई तो क्या करेंगे। जैसे अभी फ्रांस ने बोला कि हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में रखने का प्लान कर रहे हैं, कि न्यूक्लियर शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई और बढ़ सकती है, पहली बात जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इस अटैक के बारे में पता है कि सुना ही है कि हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया जो शायद उम्मीद नहीं किया था, कैसा अटैक था ये। हाँ, इसका नाम उन्होंने कुछ स्पाइडर वेब इस तरीके का रखा, जो एसबीयू उनकी एजेंसी है, उन्होंने बाद में बोला कि ऐसा वैसा करेंगे। एक मिनट, मेरे पास ना मैप गुम हो गया। बेसिकली देर आर लाइक 5-6 लोकेशंस। एक मिनट, एक ना मैप ले लेते हैं, रुको, इजी हो जाएगा। तो दिस इज दी मैप ऑफ रशिया। इतना सा तो समझ गए हो गया आप काफी दिनों में कि रशिया कहाँ जैसे है ग्लोब में। तो ये रशिया है, ये छोटा सा, दिस इज यूक्रेन का कंपोनेंट है, तो कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंट्री है। अब इस देश के जो नॉर्मल ऑफेंसिव्स थे वो इसी रीजन में थे, कि इस रीजन में थोड़े बहुत ऑफेंसिव्स ये लोग करते थे, अटैक करते थे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे थे। कभी कभार इस रीजन पे मिसाइल अटैक्स वगैरह होते थे। रशिया इज वेल इक्विप्ड टू रिपेल बैक द मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स। एयर डिफेंस शील्ड अच्छा है उनका, जो एयर डिफेंस का स्पेक्ट्रम है वो ठीक है। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे ड्रोन्स लिए गए जिनकी वैल्यू $400-500 से ज्यादा नहीं है। एफवीपी ड्रोन्स, एफपीवी ड्रोन्स बोलते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जैसे कि हमारी शादियों में उड़ते हैं, वो ऐसे खड़ा देख रहा होता है, उसको कैमरे में सब दिख रहा है और ऐसे लग रहा है कि पायलट ही उड़ा रहा है। नॉर्मली पायलट अगर एयरक्राफ्ट को उड़ाता है तो ही सिटिंग देयर, उसको जो फर्स्ट पर्सन व्यू दिखता है वो फर्स्ट पर्सन एक स्क्रीन कंसोल पे दिखेगा और एक कंसोल लेके उड़ाएगा, वो कहीं और उड़ रहा होगा ना, रिमोटली ऑपरेटेड है, लेकिन उसको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ जा रहा है। कैमरा लगा है आगे में, मोटा सा जुगाड़ है, सिंपल सा जुगाड़ है। अब इन ड्रोन्स को ट्रकों के जरिए, कंटेनर्स के जरिए रशिया में स्मगल किया गया। रशियंस को नहीं पता चला कि 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा था। फिर इन्होंने कुछ अपने फ्रंट एयर बेसिस पे, फ्रंट के जो एयर बेसिस थे वहां पे मिसाइल अटैक्स बढ़ा दिए, तो सो दैट रशिया ने अपने बॉम्बर्स ना बैकवर्ड बेसिस पे, जैसे ऊपर ले गया, यहाँ पे इधर साइबेरिया में हमला हुआ ना, इवानो बेस पे ले गया, या इधर वाले बेसिस पे जहां की उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन का हमला पहुंच सकता है, कि उनकी मिसाइल्स की रेंज भी है। अब फिर धीरे धीरे जब ऐसा हुआ और नेक्स्ट डे यहीं से वो कंटेनर ट्रक जो थे इनके पास ही पार्क थे एयर बेसिस के, उनके गेट खुले, छोटे छोटे ड्रोन उड़े
और उड़ के पास गए एयर बेसिस पे, जो भी एयरक्राफ्ट्स खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया। फर्स्ट इन हिस्ट्री हुआ होगा कि इतनी दूर किसी कंट्री में किसी दूसरे देश ने ड्रोन अटैक कर दिया हो, पेनेट्रेट करके, है ना, और कोई बंदा पकड़ा भी नहीं गया अभी तक कि कौन था कैसे था। इट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑप्स पुल्ड ऑफ बाय यूक्रेन, जिसकी उम्मीद नहीं थी, रशिया को नहीं थी। इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होगा, ना तो यूक्रेन के लिए अच्छा होगा ना ही रशिया के लिए अच्छा है। दैट्स लाइक एस्केलेशन बढ़नी है, क्लेश बढ़ना है, वो ऑलरेडी बढ़ ही रहा था। बट इट हैज मार्क्ड अ चैप्टर इन दी मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स की अगर बात करें तो दैट्स अ न्यू नॉर्मल एज ऑफ टुडे। हमारे लिए क्या जरूरी है, पेपर के लिए क्या जरूरी है, एक तो एफपीवी ड्रोन है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बहुत बड़ा करने लायक होता है। एफपीवी ड्रोन इस कैमरा लगा हुआ है, उसको रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे बच्चे खेलते हैं ऐसे ड्रोन, उनके पास भी आ गए हैं। ठीक है, क्वाड कॉप्टर बना दिया, बड़ा बना दिया, जिसमें एक पेलोड कैरी हो रहा है, जिसमें एक वेपन कैरी हो रहा है, एक्सप्लोजिव कैरी हो रहा है, और उसको ट्रिगर किया जा सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड है। अब वो रिमोट पैनल था कहाँ, ऑब्वियसली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो भी कहीं ना कहीं रशिया में होगा, इनके ऑपरेटिव्स वहां से ऑपरेट कर रहे होंगे, या किसी सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड किया फॉर विच रशियंस वर अनअवेयर ऑफ। ठीक, अब एज एन एस्पिरेंट आप ना यूक्रेन हो, ना रशिया हो, ना यूरोप हो, है ना ही आप इंडियन गवर्नमेंट हो, आप हो एस्पिरेंट, आपको क्या मतलब है कौन कहाँ लड़ रहा है? हमें मतलब है, हमें ना पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं दो तीन। तो पहली बात, इन लोकेशंस, इनका नाम आपको आइडिया रहे कि ये रशियन एयर बेसिस थे जो वंस अटैक हुए थे। ठीक, तो इनको जरा आप याद कर लीजिएगा। दूसरे बेसिक से ज्योग्राफी वाले फंडे होते हैं, वो शायद दीक्षा मैम ने आपको करवाया होगा कि यूक्रेन का मैप कौन सी कंट्रीज इनको बॉर्डर करती हैं वगैरह वगैरह। दैट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज इस एरिया में है कि ये लड़ क्यों रहे हैं। क्या ये जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का क्लेश क्या है? वाई आर दे फाइटिंग? क्यों लड़ रहे हैं? लैंड डिस्प्यूट है। ओके, तो लैंड डिस्प्यूट्स के लिए इतनी बड़ी लड़ाई ताम झाम में 5 साल हो गए। यूक्रेन एज अ प्रॉक्सी वर्क कर रहा था रशिया के अगेंस्ट। ओके, और नहीं आइडिया है? आपको आइडिया है मैम? आपको है? क्यों लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन? तो कह नहीं मार रहे, पता है तो बताया, हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। पावर, इट्स नॉट लव अफेयर ना कि तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं बॉम्ब फेंक दूंगा या समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी समथिंग सब्सटैंशियल, नो? तो एक मिनट, खाली स्लाइड अगर मिल जाती। देखो, इनकी लड़ाई का बेसिक सा जेनेसिस बता देता हूँ कि मुद्दा क्या है। आपको लगभग पूरा जियो पॉलिटिक्स समझ आ जाना चाहिए अगर आप अटेंटिवली मुझे देख रहे हो। दुनिया में पिछले 100 सवा 100 साल में दो बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। पहला वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। ये तो आपको पता है, विश्व युद्ध हुए, दुनिया लड़ी, पूरे यूरोप, लगभग यूरोप 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ 1914-15 के आसपास, फिर 1919-20 में समझौता हुआ, फिर 1930s में फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है और 45 में एटॉमिक बॉम्ब के साथ, जापान के डिस्ट्रक्शन के साथ खत्म होता है। ठीक, तो एशिया पैसिफिक और यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गए थे। दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी फ्रांस का ठीक ठाक नुकसान हुआ था, इंग्लैंड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। दोनों वर्ल्ड वॉर में इंडियंस भी ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन डिप्लॉयड थे, वो भी पहले वर्ल्ड वॉर में भी ट्रेंच वॉरफेयर के दौरान हम लोग फ्रांस बॉर्डर्स पे थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम लोग इंग्लैंड की तरफ से हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, हमारी फोर्सेस वहां थी, है ना, दोनों में हमने पार्टिसिपेट किया। अब वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गई, कैसे लोग व्यापार करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो गया। और यहां से दो कंट्रीज थोड़ी बहुत अपने टांगों पे खड़ी हुई बाहर निकलती हैं। दैट वन वाज यूएसए, क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व जरूर थे, लेकिन एज इन सच डायरेक्टली नुकसान नहीं हुआ था, है ना। दूसरा कौन है? यूएसएसआर। इनका तीसरे दुश्मन थे वो एक्सिस पावर्स, जैसे मुसोलिनी था इटली में, या जापानीज इंपीरियलिस्ट थे, या हिटलर था, है ना, जर्मनी का जो डिक्टेटर था। अब इनके खिलाफ से दोनों मिलके इस तीसरे दुश्मन के साथ लड़े, लेकिन
इनकी आपस में जो इनकी विचारधारा थी वो मैच नहीं करती थी। यूएसएसआर जो आज का रशिया, सोवियत यूनियन मान लीजिए ना, 1917 ऑनवर्ड्स इट वाज यूएसएसआर। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, एक और वॉर की शुरुआत होती है, दैट वाज कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में। कोल्ड वॉर कभी डायरेक्टली नहीं हुआ था इन दो पावर्स के बीच। यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म बेस्ड है थी, मतलब अब तो यूएसएसआर नहीं रहा। ये पूंजीवादी लोग हैं, ये कैपिटलिज्म वाले हैं, ठीक। अब यूएसए चाहता है दुनिया भर के देशों का जो आर्थिक मॉडल है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे सेट हो। तो वहां की सरकारें, पॉलिटिकल इकोनॉमी वैसी हो, तो सो दैट इनका जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है या जो नेटवर्किंग है, ट्रेड नेटवर्क्स यूएस के फेवर में जाएंगे। ऑब्वियसली वो तब जा पाएंगे जब सोशलिज्म बेस्ड जो इकोनॉमिक मॉडल्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे। और यूएसएसआर भी यही चाहता है। क्या चाहता है कि सारी दुनिया में सोशलिज्म बेस्ड गवर्नमेंट्स बने, सो दैट इनका एक नेटवर्क बने। दोनों का काम तो मास प्रोडक्शन ही है, भले ये कर रहा है भले ये कर रहा है, दोनों में कोई बहुत अच्छे नहीं है ना, हर एक का बैलेंस तो बना के रखना पड़ता है। अब द पॉइंट इज, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। अमेरिका ने सबसे पहले बनाया, 1945 में बना लिया, इन्होंने 50s में बना लिया कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। डायरेक्टली लड़ेंगे तो तबाही है, सारी दुनिया की ही तबाही है। तो ये लोग इनडायरेक्टली लड़े हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कहां लड़े हैं? कोरिया में लड़े आके, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बंट गया, नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ झुक गया और साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ इंक्लाइन हो गया, है ना। और कहाँ लड़े? वियतनाम में जाके लड़ते हैं। वियतनाम से हालांकि अमेरिका को भागना पड़ा और वियतनाम जो है वो थोड़ा कम्युनिज्म की उसकी तरफ आ गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लड़े, क्यूबा में जाके इनका मिसाइल क्राइसिस होता है। तो आप पाओगे अफगानिस्तान भी इसी का रिजल्ट है। अफगानिस्तान का आज का डिस्ट्रक्शन, आप 1960s का अफगानिस्तान देखेंगे वो हमसे एडवांस दिखता है ना। इट वाज अ मॉडर्न कंट्री। तो वो अफगानिस्तान आज खंडर बन गया जस्ट बिकॉज ये लोग वहां लड़ रहे थे। एक कहीं तीसरी कंट्रीज में जाके इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज के थ्रू लड़े हैं। अब इस लड़ाई में इन्होंने ग्रुपिंग्स भी बनाए। यूएसएसआर तो ऑलरेडी बहुत कंट्रीज का ग्रुप था। यूएसए ने क्या किया? नेटो बना लिया, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली। बोले एक मिलिट्री डिफेंस है जो अगर यूएसएसआर या उसका दोस्त कोई भी मित्र कंट्री, यूएस और उसकी किसी मित्र कंट्री के खिलाफ, किसी एक देश के खिलाफ हमला होता है तो हम लोग ना म्यूचुअली डिफेंड करेंगे उसको। तो नेटो ये 30-35 कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया जिसमें कि यूरोप के सारे देश है, अमेरिका है, और इनका मेन मकसद क्या था कि सोवियत यूनियन को खत्म करना है। अगर सोवियत यूनियन इन पे हमला करती है तो कलेक्टिवली उसको डिफेंड करेंगे। इट मीन सोवियत यूनियन के लिए डेटरेंस है कि किसी से पंगा नहीं लेना जो नेटो में, क्योंकि इतने देश एक साथ चढ़ के आगे तो हार जाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब 1990s आते आते यूएसएसआर इकोनॉमिकली इतना क्रिपल कर गया, जो सोशलिज्म बेस्ड आइडियोलॉजीज थी वो काम नहीं करी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। देश जो यूएसएसआर का पार्ट थे धीरे धीरे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, तो यूएसएसआर फॉल हो जाता है। यूक्रेन भी इसी यूएसएसआर का हिस्सा था। जब आजाद हुए तो 11-12 कंट्रीज बन गए। जितनी भी आप सेंट्रल एशिया में स्थान देखते हो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं। फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया वगैरह, ये यूएसएसआर का पार्ट रही हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने सभी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, यूएसएसआर का फॉल होता है। और आज हम जिस चीज को जानते हैं वो रशिया है, वो सोवियत यूनियन नहीं है, ठीक। अब बाय द टाइम ऑफ 90s नेटो का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि नेटो का मकसद था यूएसएसआर को खत्म करना, वो हो गया। बट नेटो डिड नॉट सीज टू एग्जिस्ट। नेटो आज भी एग्जिस्ट करता है, उसके 35 साल बाद आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, विच क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। अब लेटली क्या हुआ? यूक्रेन बीइंग अ बॉर्डर कंट्री, जो मैंने आपको मैप पे दिखाया, लेटली यूक्रेन में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन भी थे। वैसे यूएसएसआर वाले बहुत बड़ा जो खेमा हथियारों का इनके पास ही था, यूक्रेन के पास ही था। लेकिन जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होता है तो रशिया ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की कि तुम हमारे अपने वेपन्स हमें दे दो, तुम्हें डिफेंस की आवश्यकता होगी, हम तो भाई रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। तो यूक्रेन के जो न्यूक्लियर वेपन है वो रशिया ने ले लिए थे इसी फ्रेंडशिप ट्रीटी के चलते, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की गवर्नमेंट्स बहुत इन सिंक्रोनाइजेशन चली हैं।
पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि रशिया और यूक्रेन में कुछ ऐसी सरकारें बनी जिनका रशियन गवर्नमेंट के साथ तालमेल या व्लादिमीर पुतिन के साथ तालमेल ठीक नहीं रहा, एंड दे गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, चाहे वो फ्रांस है, इंग्लैंड है या यूएस की बात कर ले, तो उनकी तरफ जो इंक्लिनेशन है वो रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है कि अब हमारे बिल्कुल ऐसे पैरों के तले एक कंट्री है जहां यूएस अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकता है और हमारी टेरिटरी में आके अटैक कर सकता है। तो उनको अपनी सोवरेनिटी पे हमला लगा कि अगर यूक्रेन नेटो में जाता है, विच इज अ अटैक टू दी रशिया सोवरेनिटी, और रशिया को सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगा। तो दैट इज वाई 2014 वाज द टाइम जब वहां गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से फ्रेंडशिप ट्रीटीज वगैरह साइन करने शुरू किए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन रशिया अटैक्ड क्रीमिया, और उन्होंने इसको इसी तरीके से जस्टिफाई किया। क्रीमिया एक एरिया ना सबसे पहले जिसपे कब्जा किया रशिया ने, यूक्रेनियन टेरिटरी है, तो वहां से इस कंफ्लिक्ट की शुरुआत होती है। और दैट वाज द रिजल्ट ऑफ यूक्रेन का जो एक एरिया छोड़ के एक बैंड रशिया की तरफ टिल्ट छोड़ के वेस्ट की तरफ झुकना था। दैट वाज द वन ऑफ द रीजंस। अब ठीक था गलत था वो जाने, वो यूक्रेनियन जाने, रशिया जाने, वो दैट इज, हम मतलब कोई भी कंफ्लिक्ट ठीक और गलत तो नहीं होती है ना, कोई भी कंफ्लिक्ट ठीक नहीं है, कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है। यूक्रेनियन अपने चीजों को डिफेंड करेंगे कि हमने सही किया, रशिया अपने वालों को ठीक बोल रहा है कि हमने सही किया। देयर आर पर्सपेक्टिव्स एज वेल, है ना, हम लोग है ही नहीं पर्सपेक्टिव्स वाले, वी आर नॉट जर्नलिस्ट्स, हमें जो हो रहा है वो देखना है। तो हो ये रहा है। वो कंफ्लिक्ट शुरू होती है क्रीमिया से 2019 में, जब लगा कि अब ये नेटो ज्वाइन कर ही देंगे, तो उससे पहले ही रशिया ने यूक्रेन पे फुल फ्लेजेड अटैक कर दिया। जो कैंपेन ऐसे लग रहा था कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा बिकॉज बहुत छोटी कंट्री है, वो आज तक चल रहा है ना, लगभग 4 साल हो गए हैं उसको। उसकी वजह ये रही कि बहुत सारा सपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ मनी, इन दी फॉर्म ऑफ वेपन्स वेस्ट से यूक्रेन को मिला। अब वो कह रहा है यूक्रेन डिस्ट्रॉय, लगभग यूक्रेनियन कंट्री, जैसे आप अफगानिस्तान की डिस्ट्रक्शन देखते हैं, यूक्रेन भी इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा तो लगेगा, वो कहां से आएगा नोबडी नोस। ठीक, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। अब इसमें एक एंगल आता है कि यूक्रेन बहुत मिनरल के ढेर पे बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बहुत सारे देश बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तहस नहसी हो जाना उस ढेर के चलते। वन एंगल टू लुक एट इट। आज जो यूक्रेन का मिनरल्स वाला रीजन है, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, उस पे तो लगभग रशिया का कब्जा ही है। अब अमेरिका बोलता है कि हमने जितने पैसे दिए तुमने वॉर में उसको फूक दिया या यूज कर लिया है, अगर अमेरिका इसके बाद पैसे देगा तो आप हमारे साथ मिनरल डील करेंगे, क्योंकि वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, तो वो मिनरल आप हमें दे दो और हम आपका रशिया से समझौता करवा देते हैं। फायदा किसका हुआ? यूक्रेन ने क्या पाया? समझौता जो पहले ही हो सकता था, जब पहली मिसाइल फायर हुई तभी बैठ के कर लेते, उसके लिए 4 साल लड़ने की आवश्यकता थी, है ना। तो जियोपॉलिटिक्स इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको ऑल टुगेदर देखते हैं। तो ब्रॉडली आपको समझ लग गया। अब क्या हुआ? अब लेटली जैसे यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक कर दिया, मीनवाइल इनकी पीस टॉक्स भी चल रही है, टर्की में चल रही है ना, तुर्की में। तो अब पीस टॉक्स में ट्रूस तो इतनी जल्दी होने नहीं लगा। इतना अगर रशिया पे अटैक हुआ, विद इन पीस टॉक्स हुआ, रशिया ने भी बहुत बड़े बड़े अटैक्स किए पीस टॉक्स के चलते, तो हो सकता है एक बड़ा और हमला या एस्केलेशन देखने को मिले। तो फ्रांस इंक्लूडिंग बाकी यूरोपियन कंट्रीज इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। जैसे आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पाओगे तो वहां पे उन्होंने बहुत अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, पूरे पूरे शहर अंडरग्राउंड बना लिए हैं, सो दैट कि इन केस न्यूक्लियर अपोकलिप्स होता है तो वी कैन सेव पीपल फ्रॉम दैट। सिमिलरली फ्रांस जो है अब कोशिश कर रहा है, ऐसा प्लान है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे प्लेस करेगा, जैसा अमेरिका ने नेटो के साथ किया। अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स बेल्जियम में भी हैं, जर्मनी में भी है, ऐसा माना जाता है कि टर्की में भी है। ओपनली नहीं बताते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि टर्की में भी है ना। 4-5 कंट्रीज हैं जो जगह जगह उनके न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं अमेरिका के, कि सो दैट वो हर एरिया को प्रोटेक्ट कर सके इन द केस ऑफ एडवर्सिटीज। सिमिलरली फ्रांस ऐसा चाहता है। अब क्या इसका मतलब होगा या क्या इसके एग्जीक्यूशंस होंगे, वो हम लोग वेट कर लेते हैं, 1 आध महीने में क्लैरिटी आ जाएगी तब पढ़ लेंगे। बट दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इन द यूरोप। तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल थिएटर है जिसमें काफी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। पहली चीज ये समझ लग गया। ये पेपर में आप मेंस में आंसर लिख रहे हो या आपके प्री में कुछ क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां से चीजें आपको बेस फाउंडेशन बन जाएगा।
दूसरी एग्जाम स्पेसिफिक चीज जो है वो ये है कि वॉरफेयर कहां तक जाएगा, व्हाट इज दी लाइक इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑफ दी वॉरफेयर। एक टाइम था जब मशीन गन्स ने दुनिया बदल दी थी। पहली मशीन गन आई ना जर्मन्स के पास, तो ऐसे पहले बुलेट एक्शन बोल्ट एक्शन राइफल्स थी, एक से बोल्ट किया फायर किया एक बंदा मर गया, बोल्ट किया फायर किया दूसरा बंदा मर गया। तो फिर मशीन गन आई जब एक बंदे ने से एक बार ट्रिगर दबाया और 100 बंदे मर गए। दैट वाज द रेवोल्यूशनरी चेंज इन दी वॉरफेयर। आज से 125 साल पहले है ना, वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा मशीन गन्स जर्मन्स ने बनाई, बहुत अच्छी मशीन गन्स बनी और दुनिया में तहलका मच गया कि जंग लड़नी है तो ऐसे ही लड़नी है ना। आज की डेट में मशीन गन्स का कोई रोल नहीं है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसी मतलब वॉर की ना वॉर टैक्टिक्स की स्टेजेस हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, एज ऑफ नाउ आ रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी ड्रोन अटैक्स किया ना, दैट्स अ वॉर टैक्टिक ओनली। कहाँ गई स्टेजेस, एक मिनट। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान या 19 अब टाइम पीरियड ले लीजिए ना, 1900 से लेके 20 तक दो बड़ी चीजें इजाद होती हैं जिन्होंने वॉर के तरीके चेंज कर दिए, कन्फ्लिक्ट के तरीके चेंज कर दिए। पहली चीज थी मशीन गन्स, दूसरी थी यू बोट्स। यू बोट्स क्या होती है, आजकल हम उनको सबमरीन्स बोलते हैं, पनडुब्बियां बोलते हैं। क्या, ऐसी बोट जो सबमर्ज कर जाती है, पानी के अंदर चलती है। जर्मनी ने सबसे पहले यू बोट्स इंट्रोड्यूस किए और किसी जब पहली बार आई तो फिश बोलते थे वो इसको, फिर यू बोट बोलने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं क्या हो गया, मतलब इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ बैटल्स डिसाइसिवली टूवर्ड्स जर्मनी। सिमिलरली जब वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 1 में भी फ्रांस को काफी सारा नुकसान हुआ, हालांकि बाद में जर्मनी हारा और जर्मनी को काफी ह्यूमिलिएशन फील करनी पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 आया तो फ्रांस वाज रेडी कि हम लोग इतनी फोर्टिफाइड वॉल बना लेंगे कि जर्मनी चाह के भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जब उन्होंने पोलैंड को अटैक किया तो फ्रेंच वर सो रेडी कि इस बार आए तो सुक्के नहीं जाएंगे जर्मन्स। और जब जर्मनी ने ऑफेंसिव शुरू किया फ्रांस पे, 30 दिन के अंदर पूरा फ्रांस जर्मनी के अंडर था। कैसे हुआ, जब वो तो फुली रेडी थे। उन्होंने से पूरी फॉर्मिडेबल लाइन बनाई हुई थी, मैग्नेट लाइन की, इसको तो क्रॉस ही नहीं करने देंगे, लाशें जाएंगी यहां से। तो जर्मन्स चेंज्ड द टैक्टिक्स, है ना। पहली बार वाइड यूज हुआ जो उनके लुफ्तवाफ एयरफोर्स को बोलते हैं, जर्मन एयरफोर्स को आज भी लुफ्तवाफ ही बोला जाता है, उस वक्त भी लुफ्तवाफ ही बोलते थे। ब्लिट्ज क्रीक इज द टर्म। ब्लिट्ज क्रीक अटैक हुआ, फाइटर एयरक्राफ्ट को पैरेलली यूज किया जाता है। ब्लिट्ज क्रीक क्या है कि तीनों फ्रंट से ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक पे हमला करो, तो हमें ऐसे डिफेंस लाइन है तो सारी को थोड़ी ना भेदना है, हम लोग इस एरिया को भेदेंगे और इसको पीछे से अटैक कर देंगे। दैट वाज ब्लिट्जक्रीग, है ना। एयरफोर्स भी अटैक कर रही है, पेंजर डिवीजन मूव कर रही है, टैंक्स मूव कर रहे हैं, इन्फेंट्री मूव कर रही है, आर्टिलरी फायर हो रहे हैं। तो उसके चलते ना वो भुचक्के रह गए, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या होगा। दैट ब्लिट्जक्रीग बिकेम द न्यू नॉर्म ऑफ अटैक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। एयरफोर्स का बहुत वाइड यूज होने लगा, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे, उनका बहुत बड़ा यूज होने लगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो डिसाइसिव फैक्टर रहा, दैट वाज दी लुफ्तवाफ, जो यूज ऑफ एयरफोर्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ एयरफोर्स था। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले जर्मनी से एक रॉकेट उड़ा, ऐसे जैसे प्लेन उड़ता है ऐसे ही उड़ा, और लंदन में गिरा जाके किसी बड़ी बिल्डिंग पे, है ना। दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है। आज आपके लिए बहुत आसान है ना कि मिसाइल इमेजिन कर लेना, वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, थी नहीं किसी के पास टेक्नोलॉजी। V2 रॉकेट बोलते हैं। दैट वाज द लास्ट एज, मतलब जर्मनी वाज अंडर डिस्ट्रक्शन, लेकिन साइंटिस्ट बहुत एडवांस थे वहां के, जिसको बाद में अमेरिका ले गया और अमेरिका का मिसाइल प्रोग्राम उसी साइंटिस्ट ने कंटिन्यू किया है जिसने ये V2 रॉकेट बनाया था। पानी पिया जाए कि नहीं, वासियां मारनी है। तो V2 रॉकेट जो है, इट वाज लाइफ चेंजिंग एट दैट टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं रहा क्योंकि हिटलर कोलैप्स कर जाता है, जर्मनी कोलैप्स कर गया। लेकिन उसके बाद जब कोल्ड वॉर आया, कोल्ड वॉर इरा में कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या था, हर एक कंट्री ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप की, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की कि हम यहां बैठे, अमेरिका यहां बैठे मिडिल ईस्ट में अटैक कर सकता है
है ना, वहीं से अमेरिका से लॉन्च करके बैलिस्टिक मिसाइल जाएगी, लॉन्च कर देगी, है ना। हमारे पास भी है, अग्नि है, पृथ्वी है, जो कि काफी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स है, जो ऐसे 4,000-3,000 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये कब हुआ? ये कोल्ड वॉर के इरा में हुआ। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल्स हम लोगों ने बनाई, और ट्रायड्स बनाए कि एयरफोर्स भी लॉन्च कर देगी, इन्फेंट्री भी, आर्मी भी इसको लॉन्च कर देगी, और पनडुब्बियां भी, नेवी भी लॉन्च कर देगी। ट्रायड्स बना दी कि पानी से भी लॉन्च कर देंगे, कहीं से भी कर देंगे। इस कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया गया। एयरक्राफ्ट्स की एडवांसनेस में हमने एवियोनिक्स ऐड किया, एडवांस एवियोनिक्स ऐड किए। आज की डेट में एयरक्राफ्ट्स में सबसे अच्छी चीज जो है वो स्टेल्थ टेक को ऐड किया जा रहा है। स्टेल्थ या उसके मैन्यूवरिंग, जैसे राफेल है तो मैन्यूवर बहुत अच्छा करता है, स्टेल्थ नहीं है, दिख जाता है रडार पे। 6th जेन 5th जेन फाइटर्स जो है वो दिखते नहीं है रडार पे ना, ऐसा लगता है बर्ड आ रहा है, कबूतर आ रहा है। जो अगर रडार देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा बर्ड्स का सिग्नेचर है, बट वो फुल फ्लेजेड एयरक्राफ्ट होगा, या मतलब पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ वो होगा, और पेनेट्रेट करके हमला कर देंगे। दैट्स एडवांसनेस ऑफ द वॉर। आज की डेट में वो भी मतलब इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट है। एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ऑफ शेल्फ। जो चीज काम कर रही है वो नया है। मॉडर्न डे वॉरफेयर का मतलब क्या है? सस्ते ड्रोन्स, है ना। $200-250 का ड्रोन पकड़ो, उसमें 5 किलो 3 किलो जितना उसका वजन है, आरडीएक्स वारडीएक्स लगा दो, और फर्स्ट पर्सन व्यू में गेम सी घुमाते हुए फेंक दो। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो एयर डिफेंसेस है, दे आर मोर ऑफ द टारगेटेड टूवर्ड्स missile attacks, they are targeted towards fighter aircraft attacks, they are targeted towards bomber attacks. उनके लिए हमारे एयर डिफेंसेस कैलिब्रेटेड है। अब जो छोटे छोटे ड्रोन्स आए, पहली बात है अवेलेबल बहुत है, हर कंट्री उनको बना के बैठा है, हर एक देश उनको, हर एक कंपनी उनको बना के बैठा है। अपने देश में कितनी कंपनीज मिल जाएंगे आपको जो चाइना से पार्ट्स लेके, क्वाडकॉप्टर बनाना मुश्किल नहीं है ना, बच्चे स्कूल में प्रोजेक्ट में बना देते हैं क्वाडकॉप्टर आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजीज सो इजीली अवेलेबल, कॉस्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एडवांस पेटेंट्स नहीं है, और ऑल यू नीड टू डू इज इंक्रीज इन नंबर्स। आपको किसी एरिया पर अटैक करना है, नॉर्मली एक बॉम्ब गिराना है, आप ऐसे 500 ड्रोन छोड़ दो, कितने कितने हिट होंगे? अगर उनके एयर डिफेंसेस एक्टिव भी हैं तो एक आध तो बच ही जाएगा, तो काम कर देगा अपना, और वो इट इज वे चीपर देन दैट अर्लियर वंस। अब ड्रोन्स में जैसे अमेरिका के पास रीपर ड्रोन है, अमेरिका के पास प्रेडेटर ड्रोन है, या इजराइल के पास हैरून, इस तरीके के ड्रोन्स है। दीज आर लॉन्ग रेंज हैवी मशीन्स, कॉस्टली मशीन्स। दे डोंट वांट देम टू लूज, कि वो ऐसे खो दें उनको। नॉर्मली उनको बहुत हैवी प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़े बड़े कैमरास लगे, हाइट पे उड़ेगा, फोटो वोटो खींचेगा, चला जाएगा, या टारगेट अगर एक्वायर हो गया तो उस पर मिसाइल लॉन्च कर देगा। इट्स अ फुल फ्लेजेड एयरक्राफ्ट। एज ऑफ नाउ वॉरफेयर जो है वो छोटे ड्रोन्स की दिशा में झुक गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, जैसे पहली कन्फ्लिक्ट मॉडर्न डे की 21वीं सदी की जो पहली लड़ाई है वो हमने देखी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ठीक है, 2016-17 में ये कन्फ्लिक्ट हुआ, 18 में मैच्योर हुआ। नगोर्नो कराबाह की एक रीजन है, जैसे हमारी कश्मीर को लेके लड़ाई है ना, आर्मेनिया अजरबैजान की नगोर्नो कराबाह को लेके आपस में लड़ाई है, उनका वॉर हुआ, छोटा सा 1-1.5 महीना वॉर चला। एंड उस वॉर में टर्की, ईरान और रशिया ने छोटे छोटे ड्रोन सप्लाई किए, और उन ड्रोन्स का दोनों कंट्रीज ने इस्तेमाल किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वर्ल्ड हैज सीन द मॉडर्न एरा वॉरफेयर, जिसमें कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एयरक्राफ्ट इस तरीके का यूज ना करते हुए छोटे ड्रोन्स का अटैक करके हमले किए जा रहे हैं। एंड दैट वाज द सेम ईयर जब पंजाब सिविल सर्विस का मेंस हुआ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि रीसेंट कन्फ्लिक्ट्स हाइलाइट्स द न्यू टैक्टिक्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, मेंशन दोस टैक्टिक्स, या एलैबोरेट की आप क्या देखते हो। सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन टुडे, क्योंकि अब वो मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक जो हमने ट्रेलर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में देखा था, उसकी मूवी इजराइल उधर देख लिया है यूक्रेन रशिया के चलते। इवन हमने भी देख लिया, इंडिया पाकिस्तान में भी यही हुआ ना। क्या मतलब, अगर उधमपुर एयरबेस पे अटैक होता है तो इट वाजंट अ मिसाइल अटैक, इट वाज अ ड्रोन अटैक। कि $200 का ड्रोन है जो टर्की बेचता है पाकिस्तान को, छोड़ दो, कितना नुकसान हो जाएगा, 100 छोड़ दोगे, फिर भी एयरक्राफ्ट का तो फ्रैक्शन ही है, 100 में से 2 तो हिट करें, ऐसा तो है नहीं कि हमने सारे मार गिराए हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जो एयर डिफेंसेस है, दे आर नॉट टेलर्ड फॉर दी ड्रोन। हम जुगाड़ वो करते हैं, जो पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी उनसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, फिर अगर उनसे नहीं होता तो हमारे जो बाकी एयर डिफेंस का ग्रिड है वो एक्टिव किया जाता है।
अब एक $200 के ड्रोन के लिए S-400 चलाते तो शर्म ही आ जाएगी ना हमें, इतनी महंगी मिसाइल है। अब सिमिलर प्रॉब्लम इज विद इजराइल, जब गाजा से छोटे छोटे रॉकेट अटैक होते हैं तो उनको आयरन डोम फायर करना पड़ता है। अब आयरन डोम है 3 करोड़ रुपए की एक मिसाइल, वो तो खंबे से रॉकेट बना लेते हैं गाजा वाले, तो है ना, $50 $60 हमास ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि दे हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो अब इस दिशा में वॉरफेयर जा रहा है। तो मॉडर्न वॉरफेयर मींस क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर के जो एज ऑफ नाउ इंपैक्ट फैक्टर्स रहेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कैमिकाजी ड्रोन्स। कैमिकाजी मतलब सुसाइडल ड्रोन्स। कामिकाजी वर्ड आता है जापानीज वॉरफेयर टेक्टिक से। जापान में आपने वर्ल्ड वॉर 2 की किसी फिल्म में देखा होगा कि जापानीज फाइटर ना छोटा सा एयरक्राफ्ट लेके टकरा ही जाते हैं, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा गए या किसी बिल्डिंग से टकरा गए, तो कैमिकाजीज बोलते थे उनको, उन पायलट्स को कैमिकाजीज बोला जाता था। जापानीज में ना नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज्यादा थी कि वो मर जाते थे नेशन के लिए, मान लेते थे कि मैं मरूंगा, कि चलो मुझे बिठाओ ऐसे काली सी पट्टी बांध के, चार ऐसे नेशनलिज्म की बातें करके बिठा दिया और उड़ा दिया, और पता ही है कि इसने मरने ही जा रहा है। वो कैमिकाजीज, अब हमारे पास बंदा मारने की आवश्यकता नहीं है, वी हैव अ टेक्नोलॉजी, अ प्लेन कैन सेल्फ फ्लाई, अ ड्रोन कैन अपने आप से फ्लाई कर सकता है, तो इसलिए कामिकाजी शब्द वहीं से आया। पहले सुसाइड बॉम्बिंग के एग्जाम्पल भी वहीं से आते हैं। वहां चाहे वो टॉर्पीडोज थे, वो भी बंदा ही ड्राइव करता है, टॉर्पीडो जो पानी में मिसाइल चलता है ना, टॉर्पीडो मछली के नाम पे सबमरीन जो फायर करती है, उसमें पीछे बंदा ही बैठता था, वो चलाता था उसको, और जब टकराती थी तो साथ ही मर जाता था। कामिकाजी प्लेन्स भी थे, और वहां पे भी बंदा ही फाइटर उड़ाता था उसको, और उड़ा के कहीं पे डिस्ट्रॉय कर लेता था, साथ मर जाता था। सिमिलरली अब वो ड्रोन टेक आ गई है, हम उनको बोलते हैं कैमिकाजी ड्रोन्स। अनऑफिशियली कामिकाजी ड्रोन्स बोला जाता है, कि जो वापस नहीं आएगा, लौट के वहीं रह जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है मिसाइल्स लॉइटरिंग, इनको लॉइटरिंग म्यूनिशन बोलते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन, लॉइटरिंग। ये क्या है कि आपने इसको लॉन्च कर दिया, मान लीजिए कोई ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन में ड्रोन्स को ही बोलते हैं ज्यादातर केसेस में, या कई बार मिसाइल्स हो जाती है, कि आपने एक ड्रोन लॉन्च कर दिया किसी एक टारगेट की, जहां भी अबोटाबाद शहर है उस पर हमला करना है, तो वो अपने टारगेट पे घूमता रहेगा वहां ना, गोल गोल घूमता रहेगा, जब तक उसे टारगेट नहीं मिल जाता तो वो फ्री में वहां पे घूमता रहेगा, लॉइटर करता रहेगा। वंस इट हैज लॉक द टारगेट तो अटैक कर देगा, कि आपके पास टारगेट नहीं है तो भी लॉन्च कर दो, 100 ड्रोन घूमते रहेंगे उधर। जब टारगेट लॉक करोगे कि हाँ मिल गया टारगेट, बंदा इधर है, तो जाके अटैक कर देंगे, लॉइटर कर लेते हैं, है ना, घूम लेते हैं ऐसे, सीख दोबारा टारगेट सीख कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द केस। अब वॉरफेयर में चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी कि हम लोग पुराने कन्वेंशंस को छोड़ देंगे, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मिसाइल बनाना छोड़ देंगे या फाइटर एयरक्राफ्ट पे पैसा नहीं लगाएंगे। अब एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में स्टेल्थ हैज बिकम वन ऑफ द प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स। अगर हमारे पास स्टेल्थ टैक्स होते, तो जो पाकिस्तान बातें कर रहा है कि 6-5 एयरक्राफ्ट गिर गए, या एयरफोर्स बोल रही है कि हमारे लॉसेस होते, स्टेल्थ होता तो शायद नहीं होने थे, पता ही नहीं लगना था उनको। दूसरी चीज, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन होगा। लेटेस्ट में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज को क्लब करके उनका प्रिसीजन और बढ़ाया जाएगा, उनका इवेजन और बढ़ाया जाएगा। ठीक, छोटे ड्रोन्स को वॉरफेयर टैक्टिक्स में इंट्रोड्यूस किया जा सकता, जैसे यूक्रेनियों ने तो पहले बहुत यूज किया, वो छोटा जो अमेजोन के डिलीवरी ड्रोन आते हैं उसको फेंक देते थे, वो पिन निकाल के एक ग्रेनेड फेंक के वापस आ जाता था, कि फ्रंट लाइंस में बैठे हैं, ऐसे 200 मीटर जाएगा, ग्रेनेड फेंकेगा, वापस आ जाएगा, फिर और फेंकेंगे। तो दे यूज दोज ड्रोन्स एज वेल। तो छोटे ड्रोन्स का यूज बहुत शुरू हो गया। अब ड्रोन्स में सबसे बड़ा फायदा कंट्रीज को यह है कि सस्ते हैं, बहुत इजीली प्रोक्योर किए जा सकते हैं। चैलेंज क्या है, अगर हम डिफेंड कर रहे हैं तो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत शॉर्ट रेंज से लॉन्च होगा, विद इन कंट्री भी लॉन्च हो सकता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलिशियाज जो लोकल एक्वायर करके उन पे बॉम्ब बॉम्ब लगा के रिलीज कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में अरामको की रिफाइनरी पर अटैक कर दिया था हाउथी मिलिटेंट्स ने। यमन में एक मिलिटेंट्स है हाउथी ग्रुप्स करके, उन्होंने सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पे ड्रोन हमला कर दिया था। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एप्पल नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, अरामको है जो सऊदी का ऑयल बेचती है। उसकी, अब सऊदी वेस्ट एशिया का सबसे अमीर देश, सबसे बड़ा देश, सबसे डिफेंस पे ज्यादा पैसा लगाने वाला देश, उसकी रिफाइनरी पे हमला हो गया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की है। किसने किया? मिलिशिया ने किया। कौन से ईयर में?
हाउथीज यमन, हूथीज बोलते हैं इनको, हूथीज यमन बेस्ड है ना, सऊदी अरेबिया के नीचे ओमान के साथ देश है। तो अब डिफेंडिंग कंट्री के लिए चैलेंज क्या है? डिटेक्ट कर पाना। अब सबसे ज्यादा पंजाब में जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, सबसे ज्यादा इलीगल वेपन जो पाकिस्तान से इंडिया में आता है, वो कश्मीर के रास्ते या नेपाल के रास्ते नहीं आता है, वो पंजाब के रास्ते आता है। क्यों आता है? क्योंकि ड्रग सप्लाई का एक नेटवर्क बना हुआ है। ड्रग सप्लाई ड्रोन से हो रही है, और ड्रोन 5 किलो ड्रोन जो 5 किलो हेरोइन लेके आ सकता है, वो एक एके भी तो उठा के ला ही सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम है? ड्रोन को थोड़ी ना पता उसने क्या उठाना है ना। इट्स अ वेट कैरिंग मशीन। तो वो छोटे छोटे ड्रोन्स जो है वो सारा कुछ। अब ऐसी कुछ अनकंफर्म्ड लेटली रिपोर्ट्स आई कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, 2019 में हुआ था पुलवामा का हमला, सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय मूव हो रहा था उस पे, पुलवामा अटैक में जो आरडीएक्स यूज हुआ था वो आया पंजाब रूट हुआ है, और वो ड्रोन्स के जरिए आया है उसी ड्रग नेटवर्क पे जहां पे ड्रग्स आती हैं। तो डिफेंडिंग कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें हमारे जो एयर डिटेक्शन सिस्टम्स है, एवियोनिक्स है, वो इस तरीके से करने होंगे कि ड्रोन्स डिटेक्ट हो जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जरूरी थोड़ी है कि बॉर्डर पार से आएगा, रशिया वाला तो अंदर से निकल के आ गए। तो विद इन कंट्री किस तरीके से हम लोग ड्रोन फ्लाइंग को रेगुलेट करते हैं? बंद तो कर नहीं सकते क्योंकि लेटेस्ट टेक ही है, हम तो ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं कि यूज करिए, आप डिलीवरीज दीजिए, आप पेस्टिसाइड स्प्रे कीजिए, आप वीडियो बनाइए, फिल्में शूट करिए, कुछ भी करिए। इसको रेगुलेट कैसे करना है, इसकी सेल्स सप्लाई को कैसे देखना है, सो दैट अगर किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में जाता है तो हमारी लोकल इंटेलिजेंसीज को आइडिया हो कि कौन क्या कर रहा है। तो सिक्योरिटी वाइज एक चैलेंज बन गया। और लिखने लायक ये एक अच्छी बात है कि स्मॉल जो मॉडर्न डे वॉरफेयर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्मॉल साइज ड्रोन्स जो कैमिकाजीज भी हो सकते हैं या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिस टू थिंग्स एडेड वॉल्यूम्स टू दी मॉडर्न डे वॉरफेयर। तो अब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले विदाइन अटैक्स करते थे या कहीं पे जाके घुस गए, अब उनको शायद बंदे भेजने से ज्यादा ड्रोन रखने इजी है, और इनकी अवेलेबिलिटी बहुत है। किसी किसी को इंडिया में नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में ले लो जाके, नेपाल में ले लो जाके। इतनी तो शिपिंग कंटेनर्स आ रहे हैं, किसी में भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अब रशिया में भी तो हुआ ही है इंपोर्ट, किसी न किसी तरीके से पहुंचाया ही है उन्होंने, एसबीयू वालों ने। सिमिलरली वो जो लोकल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज ये बन जाएगा आने वाले टाइम में। फाइंड कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनका इस्तेमाल कर रही हैं, उनको देखना कैसे है, वो एक चैलेंज है। प्रोडक्टिविटी हमारे जैसे देशों के लिए इसकी डिफेंस में यूज केस बहुत अच्छा है कि हम जैसे हमारा डिफेंस बजट लिमिटेड रहता है, हमारे पास टैक्स भी लिमिटेड है कि हम अभी तक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए, हमारे पास इंजन नहीं बनता, सब बन जाता है, इंजन नहीं बनता। तेजस है बट वो बहुत ही एडवांस नहीं है। बट वी कैन लाइक पिवट इन दीज एरियाज जो मॉडर्न डे वॉरफेयर के हैं। हम अच्छे अच्छे छोटे ड्रोन बना के बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं डिफेंस फ्रंट पे। ठीक, तो छोटे कंट्रीज के लिए भी है एक्सपोर्ट। जैसे ईरान बहुत एक्सपोर्ट करता है ड्रोन बना के, टर्की बहुत एक्सपोर्ट करता है सस्ते ड्रोन्स का, और अगर एडवांस ड्रोन्स की बात करें तो इसराइल बहुत एक्सपोर्ट करता है एडवांस ड्रोन्स को। अमेरिका भी करता है, अमेरिका के ड्रोन ज्यादा महंगे हैं, हर एक बंदा खरीद नहीं सकता। वो बेचेंगे तो पुराने वाले बेच देंगे हमें, जैसे रीपर अब उन्होंने बंद कर दिया। रीपर मिडिल ईस्ट में यूज करते थे, प्रेडेटर मिडिल ईस्ट में यूज करते थे मोस्टली। प्रेडेटर रीपर्स जब उनके पास ऑफ शेल्फ हुए खड़े, अब वो किसी से डिफेंस डील करके उनको चिपका देंगे कि तुम रखो, वो हम भी हो सकते हैं उनमें से एक, है ना। लेकिन वो छोटे वाले ड्रोन जो है वो कोई भी बना के अच्छा कर सकता है। तो देश में जो डिफेंस के स्टार्टअप्स है, डिफेंस की कंपनीज है, उनके लिए भी एक स्कोप है, एज ऑफ नाउ बन रहा है कि जरूरी नहीं है 6वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट ही बनाना है। आप ड्रोन टेक में इनोवेट करिए, उसके साथ एआई को मर्ज कीजिए, मशीन लर्निंग को मर्ज कीजिए, एंड इट कैन वर्क ना। अब स्वामिंग की टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन इकलौता नहीं उड़ता, स्वाम्प उड़ता है। 500 ड्रोन इकट्ठा टेक ऑफ होगा और उसको कंट्रोल एक नेटवर्क कंट्रोल करेगा, जैसे मधुमक्खियां उड़ती हैं, टकराती नहीं ना आपस में। ड्रोन भी इसी इसी किस तरीके का एक नेटवर्किंग टेक यूज करेंगे और स्वॉम्प्स में मूव करेंगे। हो सकता है जो नेक्स्ट 7वीं जनरेशन का फाइटर आए उसमें विंगमैन होने की जगह 2 ड्रोन होगी, एक फाइटर उड़ा रहा है, 2 ड्रोन उड़ रहे हैं, और एक तीसरा को पायलट बैठा ड्रोन स्वॉम्प्स को कंट्रोल कर रहा है। कि हम आए और ऐसे किसी टेरिटरी में गए तो स्वॉम्प लॉन्च कर दिया, ऐसे 150 ड्रोन लॉन्च कर दिए,
तो उनका एयर डिफेंस तो ओवरवेलम हो जाएगा, अपना काम करके निकल जाएंगे, ड्रोन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सस्ते हैं। तो a lot has to be done और these are the modern warfare tactics जो as of now आप पेपर में लिख सकते हो और चीजें चेंज कर सकते हो। आंसर स्ट्रक्चर करना आपको धीरे धीरे सिखा देंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा डेटा इकट्ठा कर लो, 2-3 महीने में आंसर लिखने सीख जाओगे। ऐसे क्वेश्चन हाईली लाइकली होते हैं, मेंस में आ जाते हैं। क्लियर? अब कुछ चीजें प्रीलिम्स के लिए हैं इस टॉपिक में, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे यूक्रेन का मैप है, वाटर बॉडीज याद कर लेना। ये एरिया है जिसपे नॉर्मली कब्जा है ना, ये वाला खरकीव के आसपास वाला। हाँ, ये दिस इज द रीजन। ये क्रीमिया का पेनिनसुला है, ये वो डोनेट्स्क वाले रीजन है। और यू विल फाइंड कि यही वो रीजन है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ दी मिनरल्स जिनकी बात कर रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूक्रेन में पाए जाते हैं। तो रशिया के कब्जे में एज ऑफ नाउ आ गए। अमेरिका बोला छुड़वा देते तो हमें दे देना, यूक्रेन तो फिर भी नहीं पाएगा इनको। कुछ वाटर बॉडीज है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सी ऑफ अजोव है, इनको मैच करती हुई एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ कर्च के नाम से। और ये ब्लैक सी तो है ही, आप जानते हो ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेना, मोल्डोवा वगैरह। ये तो आई गेस दीक्षा मैम ने आपको बार बार याद करवाया ही होगा। एक एक पावर प्लांट है, दैट इज चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट इसी जगह पे हुआ था। चेरनोबिल के बारे में तो शायद जानते होगे। दिस वाज द वन ऑफ द रीजंस की यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेट 80s में, 86-89 के आसपास। और उसमें एक न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हुआ। और आज भी यहाँ पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो जिसपे नो गो जोन है, जाया नहीं जा सकता क्योंकि वहां रेडिएशन बहुत है ना। ब्लास्ट हो गया था एक हाई पावर जो रिएक्टर होते हैं, हाई प्रेशर रिएक्टर, वो ब्लास्ट हो गया था। तो उसकी कोर ओपन पड़ी है, उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो अभी कहीं नहीं गया है। तो धीरे धीरे उसकी चेन रिएक्शन जो है चली जा रही है और इस पूरे एरिया में रेडिएशन है। ठीक है, उसके पास से नदी भी गुजरती है, विच एक बार माना गया था कि इसमें भी रेडिएशन है, लेकिन अब जो कि जा चुका है वो सीन खत्म हो गया। ठीक, ये पता होना चाहिए। अभी इधर इस एरिया में भी कुछ छोटे मोटे इनके पावर प्लांट्स हैं, जैसे जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। इस पे भी 1-2 बार मिसाइल शेलिंग हुई है, जिसके चलते इसमें भी ऐसा शक हुआ था कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे काफी सारे अटैक्स जो हैं वो रहे हैं। तो लोकेशंस कई बार आती है ना, तो जैपोरिजिया आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द यूक्रेन वाला फंडा। फिर छोटे मोटे पोर्ट्स वोर्ट्स हैं, जैसे मरियोपोल पोर्ट है, ये ज्यादातर न्यूज में रहा। डोनेट्स्क डोनबास का रीजन न्यूज में रहता है। तो दीज आर द एरियाज जहां पे एज ऑफ नाउ रशिया का कब्जा है, और वो ऑफेंसिव अपना धीरे धीरे आगे को बढ़ाते हैं और कई बार यूक्रेनियंस इनको रिपेल बैक कर देते हैं। लाइट चली गई क्या? अच्छा, ये इनका एनर्जी वो है, मिनरल्स का मैप है। तो विल फाइंड दीज आर द एरियाज जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, लेकिन दीज आर द रीजन्स जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है, और यही रीजन है जो ज्यादातर रशिया के पास कंट्रोल में है, या वो कोशिश कर रहे हैं इसका कंट्रोल लेने की। सो दैट इज इट। और उसके बाद कामिकाजी ड्रोन्स मैंने आपको बता दिया। ये अर्मेनिया अजरबैजान में जिस जिस जगह की लड़ाई थी, इट इज इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2 बार पेपर में आ भी चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है। दैट इज नगोर्नो कराबाख। मैंने एग्जांपल दिया था एक मॉडर्न वॉरफेयर जहां सबसे पहले देखने को मिला। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच एक टेरिटरी है जिसको दोनों क्लेम करते हैं, उसको लेकर लड़ाई होती है। जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या कश्मीर का मुद्दा है, सिमिलर कंफ्लिक्ट है इनका। फाइनली शायद अर्मेनिया कैसे में आ गया, मैं हूं नहीं इस पे अपडेट ना, पुरानी न्यूज है। अभी हो तो रहा है, इनके कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, समझौता हो गया। ठीक, जब ये स्टार्ट हुई थी तो वो पुरानी बात है। मुझे लगता है हमारा पावर बैकअप होल्ड नहीं करेगा, 1 मिनट रुको। 1-2 लाइट्स ऑफ कर लेना, बैकअप चेंज है। ठीक ही है वैसे तो, बंद है। चलो कोई नहीं, अभी तो बीप नहीं कर रहा हो, ओवरलोड हो गया है। ये वोल्टेज ज्यादा लेता है ना, इट वाजंट सपोज टू बी दिस बिग। एनी विच वेज, समझ आ गई, मामला समझ आया।
तो इन दिस वे आपने जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा समझा कि यूरोप और अमेरिका और रशिया के बीच क्लेश क्या है, दैट वाज कोल्ड वॉर से चला आ रहा एक लड़ाई है। एज ऑफ नाउ इसका मतलब क्या है, ये इसको यूराशिया की कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यूराशियन थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट बोला जाता है जियोपॉलिटिक्स में। दुनिया भर में अब दो तीन जगह कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे एक तो यूराशिया में होगा, रशिया यूक्रेन का, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व है और यूरोप भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी हो ही जाएगा जाके। दूसरा कन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, कहा, इसराइल और गाजा के बीच। अब इसराइल गाजा का कन्फ्लिक्ट जो है वो इसराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट बन गया है या बन जाएगा आने वाले टाइम में, तो इट मे टेक अनदर एस्केलेशन विद इसराइल एंड ईरान। पैलेस्तीन में गाजा नहीं है, वेस्ट बैंक की टेरिटरीज भी है, जेरूसलम के आसपास का जो एरिया वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्तीनियन दो टेरिटरीज है, एक गाजा है एक वेस्ट बैंक है। यरूशलेम जो शहर है उसको बंट गया, आधा आधा जो है यरूशलेम इसराइल के पास है और कुछ हिस्सा यरूशलेम का वेस्ट बैंक को टच करता है। तो वेस्ट बैंक शांति शांति तो नहीं, मतलब वो लोग हैं तो दुखी, लेकिन वो अभी उस कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। गाजा वाज रूल्ड बाय अ मिलिशिया नेम्ड हमास, सिर्फ गाजा में ही है। इसराइल ऐसे है ना, इसराइल छोटा सा ऐसे करके, ये है इसराइल ना, ऐसे ही है। तो ये गाजा पट्टी है मेड सी के ऊपर, मेड सी, ये सिनाई पेनिनसुला आ गया, इजिप्ट। तो ये इतना छोटा सा जो एरिया ये है गाजा, और वेस्ट बैंक समवेयर हेयर है, जॉर्डन नदी के किनारे, जॉर्डन को बॉर्डर करता हुआ। तो ये वेस्ट बैंक जो है वो अभी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, हालांकि उनकी बनती नहीं है इसराइल के साथ। वो अरब तो दुखी होंगे आके, पूरे का पूरा देश जो इसराइल ने वो किया, बट अभी जो कन्फ्लिक्ट है वो गाजा पे है। गाजा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, इतना कोई बड़ा एरिया था नहीं, और उनके पास डिफेंस के नाम पे भी कुछ नहीं है, उन्होंने अटैक किया, पंगा लिया, अब लगभग इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग भूख मरने की कगार पे हैं। अडल्ट तो बचे नहीं है, बच्चे औरतें बूढ़े हैं, और वो भी उनके पास फूड वूड की बहुत कमी है, अभी भी अटैक्स तो हो ही रहे हैं। अब इस कंफ्लिक्ट, इट्स अ सेकंड थिएटर ना, वेस्ट एशिया, यूराशिया में रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, सेकंड थिएटर वेस्ट एशिया में है जो इसराइल पॉइंट कर रहा है। अभी तो गाजा पे बहुत छोटा है, इन्होंने लेबनान में भी अटैक्स कर दिए थे, जो हेजबोलास हैं, लेबनान पे हमले हुए, यमन के एरियाज पे हमले हुए हूथीज पे। अब हूथी हेजबोला ईरान, इनका अपना एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ईरान सपोर्ट करता है, हेजबोलास को भी ईरान सपोर्ट करता है, जो इसराइल के नदरन में बॉर्डर कंट्री है, लेबनान में बैठे हैं। हूथीज को भी इसराइल सपोर्ट करता है, जो सदरन में बैठे हैं सऊदी अरेबिया के नीचे, जिन्होंने अरामको पे हमला किया था। तो ईरान इनको सपोर्ट करता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है इनको। अब ये एक्सिस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। जो हेजबोलास थे, वो जो पेजर अटैक हुआ था, दैट वाज आल्सो द अमेजिंग CIA टाइप ऑफ, जो मोसाद ने किया कि जेब में फोन फट गए सबके, पेजर रखे थे उन्होंने, सारे ब्लास्ट हो गए इकट्ठे ही। हाँ, मोसाड, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को मोसाड बोलते हैं। तो मोसाड ने वो अटैक किया। तो दैट इज अ वन कन्फ्लिक्ट जो आने वाले टाइम में हो सकता है ईरान को अपने साथ ले लेगी। तो इस एरिया में मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है इंडो पैसिफिक में, थर्ड थिएटर जो कि बहुत टाइम से डेवलप होके बैठा है, वो है चाइना। इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी का एरिया। चाइना जो है उस एरिया में बहुत दादागिरी मना रहा है, कि चाहे फिलीपाइंस हो, वियतनाम हो, बाकी देश हो, वो अपने ओशियन क्लेम्स को छोड़ के चाइना उनको टेक ओवर कर चुका है, जो उनके ओशियन की टेरिटरीज हैं, आइलैंड्स हैं। केसेस वगैरह भी हुए, चाइना हारा भी वहां पे आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में, पर उसको उन्होंने माना नहीं है ना। वो टेरिटरीज अभी भी चाइना के कब्जे में ही है। और इस एरिया में अब साउथ चाइना सी, जहां दुनिया का 33% व्यापार होके गुजरता है, और उस एरिया में किसी एक कंट्री का प्रभुत्व, इस एरिया में कभी भी एक बड़ा कंफ्लिक्ट हो सकता है ना। इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है, कभी ताइवान पे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बट मेजरली यहाँ जापान बैठा है, यहाँ साउथ कोरिया बैठा है, यहाँ पे चाइना है, इधर रशिया का ईस्ट, फार ईस्ट है, तो बहुत बड़ी कंट्रीज इधर इन्वॉल्व है। नीचे से ऑस्ट्रेलिया ध्यान रख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दिस साउथ, इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। तो थ्री मेजर जियोपॉलिटिकल रीजन है जो यू हैव टू लुक एट आउट। एक हमने देख लिया यूराशिया वाला, दो का मैंने आपको आउटलुक दिया। कौन सा? इजराइल ईरान वाला फंडा, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल बनेगा। टर्की एक अलग एजेंडा से चला है, सऊदी अरेबिया एक अलग एजेंडा से चला है, अभी शांत है हालांकि। ईरान एक अलग एजेंडा चला। इजराइल US का पोस्टर बॉय है, जो सबको अपनी ऐसे आंखें दिखा रहा है इस एरिया में। तो समथिंग इज गोइंग ऑन। यूराशिया में हमने कंप्लीट कर लिया। तो थ्री जियोपॉलिटिकल थिएटर जिनके बारे में आपको रफ सा आइडिया रहना चाहिए।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। हर एक की पीएचडी करनी नहीं है, हमें हमें ये देखना है कि इंडिया पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, या ओवरऑल कंफ्लिक्ट है किसके बारे में। अब वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट होगा तो हमारे ट्रेड रूट्स ही हर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। ईरान हमले पे गया या यूएस ईरान की बिगड़ी, तो हम ईरान से पहले भी ट्रेड कितना अच्छा करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं उसके चलते। अब जो शिपिंग वेसल सुएज कैनाल होके इधर बहुत इजीली 10 दिन में पहुंच जाता है, उसको केप ऑफ गुड होप होके ऐसे 42 दिन लगते हैं आने में। तो कितना खर्चा बढ़ गया व्यापारियों का, शिपिंग का, और टाइम डिलीवरी कितना डिले हो गया। बहुत सारे चीजें हमारी बिकनी बंद हो जाएंगी अगर उस एरिया में और कोई बड़ा कंफ्लिक्ट होता है ना। दैट्स द वन ऑफ द रीजन। साउथ चाइना सी में तो चलो हम बैठे ही सेंटर में है, वो तो क्लेश हमारा ही है, जब पड़ा तो हमारे, हम एक हिस्सा रहेंगे उसका। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्लियर। चलिए एक छोटी सी न्यूज और करते हैं, फिर आप फ्री हो। मतलब यहाँ मैप पे मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मैं इस रीजन की बात कर रहा था। दिस इज इजराइल, दिस इज लेबनान, ये ईरान है, और ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। साउथ चाइना सी में ये है वो 10 डैश लाइन जिसको बोलते हैं, 9 डैश लाइन। यहाँ पे चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन इन्वॉल्व हुए तो सभी हो जाएंगे, जापान भी हो जाएगा। ठीक, अनदर इज अपवर्ड गोइंग ऑन हेयर, ये है। अब ये फैलती है तो पूरे यूरोप में जाएगी, ये फैलती है तो ये रीजन कवर हो जाएगा, और इसका नुकसान इंडिया को काफी ज्यादा है। ये आता ये तो हम ही है, मतलब ये तो इंक्लूडिंग अस ऐसे ही कवर होगा, इसी को इंडो पैसिफिक बोलते हैं। 3 थिएटर्स। ठीक, अब इनके अगाड़ी पछाड़ी आगे पीछे क्या है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग पढ़ते रहोगे। फिर एक छोटी सी स्कीम है, नक्शा प्रोग्राम, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस तरीके की स्कीम्स ना कई बार प्री में कई बार मेंस में हमें तंग करती हैं। लैंड इज वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, पहली चीज जो याद रखने लायक है। स्कीम्स में तो याद करने का होता है। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग ना लैंड रिकॉर्ड्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। नक्शा माने नक्शा माने मैप। हम लोग एक अच्छा जियो स्पेशल मैप बना रहे हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर। ये मैप करेगा क्या, जियो स्पेशल डेटाबेस बनाएगा अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स का। कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यहाँ तो बहुत ही है, आम ही है, इधर खरड़ चले जाओ, किसी ने एक प्लॉट खरीदा है, वो बैठा कहीं और है, उसकी रजिस्ट्री कहीं और है, और वो नाम किसी और के है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। खरीदते वक्त आपको पता नहीं लगेगा कि मैं इसी लैंड के पैसे दे रहा हूँ जिसमें मुझे घर डाल के दिया जा रहा है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट डिजिटाइज्ड, लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट स्ट्रीमलाइज्ड इन अ मैनर जिसमें होने चाहिए। तो उसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार उनको डिजिटाइज करने के लिए कभी स्वामिता कार्ड जैसी स्कीम लेके आ गई, या अब अगर देखना है तो हमें जियो स्पेशल मैप्स को बहुत डिटेल्ड बनाना होगा। अब गूगल नासा के सहारे नहीं रह सकते हैं कि वो कुछ करके देंगे तो हम लोग वहां से देख लेंगे ना। हमारे खुद के अच्छे जियो स्पेशल मैप्स होने चाहिए, जिसके लिए नक्शा स्कीम हम लोग लेके आए, और स्पेसिफिकली लैंड रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेगी। ये नंबरिंग जो है, जो भी इसके पैरामीटर्स है, वो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेंगे, सो दैट अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको दिखेगी कि ये जमीन है, हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैप पे आप पिन ड्रॉप कर सकते हो। इतना सा इसका मकसद है। याद रख लेना कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा वो है। फिर बजट में एक स्कीम आई थी, दैट कृषि निवेश पोर्टल। ये भी एक छोटी सी स्कीम है। कृषि निवेश पोर्टल का मतलब क्या है? निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो समथिंग लाइक दैट, इट्स अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। कि किसी ने भी आपने कोई एग्रीकल्चर का स्टार्टअप चलाना है, एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो उस एरिया में फंड कर रही हैं, या सरकार के कौन कौन से फंड्स हैं जिनसे आप पैसा रेज कर सकते हो, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। तो बीइंग एन इन्वेस्टर यू हैव अ क्लियर आइडिया कि किस एरिया में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या चीजें होने लगी हैं, और किस एरिया की स्कीम्स में बेनिफिट ले सकता हूँ। इतना सारे बजट में हमने अनाउंस किया था। अभी उसके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, एक बार पीडीएफ मिलेगी तो इनको गो थ्रू करोगे, याद हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ बहुत समझाने लायक है नहीं। ठीक, यही 3-4 न्यूज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एज ऑफ नाउ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं ले लेता हूँ, वरना हम लोग थोड़ी सी पावर अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं।
ठीक है, बताओ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बार ना यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया इसका, आप ये थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, इसके मेंबर्स देख लेना। रीसेंट मेंबर जैसे फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, टर्की भी इसका पार्ट है, तो कौन सी कंट्री इसका पार्ट है कौन सी नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ होमवर्क। और ये आप कल करके लाना, कल भी आपकी क्लास में ही लूंगा, लिख ला, मैं पूछना कल नू तेरे तो।